हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जो भी प्रिपरेशन है पूरा हॉलिस्टिक है, जो भी नोट्स दिए जाएंगे वो बहुत कम्प्रिहेंसिव रहेगा। तो ये आपका कम्प्रिहेंसिव इसीलिए है क्योंकि इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों को समेटा गया है, और इसी के साथ यूपीएससी और डिफरेंट जो स्टेट पीसीएस है अक्रॉस इंडिया उसका भी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें प्रिपेयर की गई हैं। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपका यूपीएससी एज वेल एज आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके स्टेट पीसीएस में ये आपको मदद करेगा। तो इसमें अभी जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ समरी ही, इसका समरी बताना ही होगा। बाकी जो भी ये पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट वर्क फ्रॉम होम एंड आपका रिटर्न टू ऑफिस। तो हमने देखा कि कोविड के समय में कैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हो गया था, जो आपका ट्रेडिशनल वर्क कल्चर से डिफरेंट था। तो अभी सिचुएशन नॉर्मल हो गया है, तो अभी रिटर्न टू ऑफिस का जो पुराना कल्चर था वो फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच कैसे एक डिबेट छिड़ गया है कि आपका वर्क फ्रॉम होम बेटर है या फिर रिटर्न टू ऑफिस बेटर है। तो अभी इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अभी क्या है, वर्क फ्रॉम होम का अपना एडवांटेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक वर्क लाइफ बैलेंस इसमें देखा जाता है। फिर आपका रिटर्न टू ऑफिस जो है उसका भी अपना एडवांटेज है और फिर डिसएडवांटेज भी है। तो इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए अभी बहुत वर्कर क्या कर रहे हैं, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम को ही आपका कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, दोनों का जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो अभी हमें क्या करना है, इसका बीच का रास्ता निकालना है। तो ये आर्टिकल इसके बीच के रास्ते के बारे में कहता है कि जैसे 3 दिन आपका वर्क फ्रॉम होम हो गया और 4 दिन आपका रिटर्न टू ऑफिस हो गया। तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना रहेगा। जो आपके वर्कर्स है उनकी क्रिएटिविटी ठीक रहेगी, उनको भी मी टाइम मिलेगा और ऑफिस का जो कमिटमेंट है वो भी पूरा कर पाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। एपीएससी में ऑलरेडी आपका वर्क फ्रॉम होम के ऊपर पास्ट में ऐसे पूछे जा चुके हैं। तो इन फ्यूचर क्या है, अदर स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस ये जीएस पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रख के इस आर्टिकल को पढ़ना है। इसी के साथ ये जीएस पेपर 1 फिर जीएस पेपर 2 के लिहाज से, जीएस पेपर 3 के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। और जो भी इसके की टर्म है, अगर किसी को समझ में नहीं आया ये आर्टिकल तो ये की टर्म पढ़ के भी इस आर्टिकल को समझ सकते हैं। इसी के साथ हमने क्या किया है, कल तो हमने जीएस का मॉडल आंसर दिया था, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे का मॉडल आंसर दे सके। तो इसमें आपका ऐसे का मॉडल आंसर दिया गया है। तो ये तो पूरा ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि हम जो ऐसे लिखेंगे ना उसमें आपका क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपको डिफरेंट डायमेंशन लिखना होगा। अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम का सिर्फ हमें इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं लिखना है, इसका सोशल डायमेंशन भी लिखना है कि वर्क फ्रॉम होम का आपके फैमिली के ऊपर इसका क्या पॉजिटिव असर है, क्या नेगेटिव असर है, ये कैसे वुमेन के लिए सहूलियत दे रहा है, वर्क फ्रॉम होम वुमेन को कैसे एम्पावर कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। फिर गवर्नेंस पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है, कैसे जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो कैसे इन चीज़ों को बैलेंस कर सकती है। ओके। तो इसी के साथ एक केस स्टडी भी दिया गया है, जेपी मॉर्गन जो एक आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस देने वाला फार्म है जो यूएस बेस्ड है। तो वहाँ पे वर्कर ने कैसे अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट जो राइट टू ऑफिस है उसको लेकर के, और इसमें अभी हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसी रिगार्डिंग चीज़ें दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम और जो रिटर्न टू ऑफिस है उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अभी वर्क कल्चर चेंज हो गया है। जो ट्रेडिशनल कॉरपोरेट एक्सपेक्टेशन थे वो मॉडर्न वर्क प्रेफरेंस के साथ उसको तालमेल बिठा के ही चलना होगा। ओके, हम सिर्फ ट्रेडिशनल कॉरपोरेट एक्सपेक्टेशन को ही ध्यान में रखेंगे तो आपका जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो उसी रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है अबाउट पावरिंग अमेरिका। तो इसमें अभी क्या है, देखिए हम जो भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हम आपके गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ठीक उसी तरह
इंडिया जैसे आपका गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, ठीक उसी तरह हम क्या करते हैं, वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। अर्थात हमारा जो स्किल्ड आपका वर्कफोर्स है वो क्या करती है, आपके यूएस में माइग्रेट करती है, तो और वहाँ पे माइग्रेट करके उनके आपके इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमारा योगदान रहता है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें जब हमारा वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल माइग्रेट हो जाता है उससे क्या होता है, इंडिया को लॉस झेलना पड़ता है। इंडिया के इकोनॉमी में जो वैल्यू एडिशन होना था, जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना था, वो क्या हो रहा है, बाहर दूसरे देशों में हो रहा है। तो इसका क्या है, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो इसमें टैलेंट ड्रेन देखा जा रहा है कि जो भी टैलेंटेड रिसोर्स पूल है वो क्या कर रही है, आपकी एग्जिट कर रही है और डिफरेंट नेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे आपका यूएसए हो या फिर कनाडा हो, मैक्सिको हो या फिर यूरोपियन नेशंस हो या फिर अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या फिर आपका मिडिल ईस्ट हो या फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया हो। ओके, और उसके वजह से इंडिया को कैसे लॉस झेलना पड़ रहा है और ये जो माइग्रेशन है वो हो क्यों रहा है। ओके, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्या, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जा सकती है, उसके बारे में इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और इसी के साथ आपका क्या किया गया है, ये आंसर भी दिया गया है। ओके, कहीं मॉडल आंसर इसमें मेंशन, ओके ये रहा। तो कल तो हमने जीएस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दिया था, आज हमने ऐसे मॉडल आंसर दिया है। तो इससे आपको एक क्या है, ऐसे के लिए एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है ये टॉपिक सिर्फ ऐसे में पूछा जाएगा, तो ये आपका जीएस में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सभी ये जो भी चीज़ें हैं आपको समझनी ज़रूरी होंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ इसमें क्या है, जो हमारे लीगल माइग्रेशन है, जो पासपोर्ट वीज़ा के साथ जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनके राइट्स प्रोटेक्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन जो इलीगल माइग्रेशन होता है वो भी क्या करते हैं, यूएस की इकोनॉमी हो या फिर देश की दूसरी देश की इकोनॉमी हो, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उनका जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर नहीं किया जाता है, उनको आपका बहुत ही इनह्यूमन तरीके से डिपोर्ट कर दिया जाता है, या फिर उनके जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उनके प्रोटेक्ट करने होते हैं वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये भी एक मुद्दा इसमें देखा जाता है। तो रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए से क्या हुआ, बहुत सारे आपके इलीगल माइग्रेंट वर्कर्स को रिटर्न कर दिया गया इंडिया को, वो भी इनह्यूमन तरीके से। तो वो भी एक मुद्दा बन जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इन फ्यूचर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये सभी चीज़ें। ओके, क्योंकि ये आपके लगातार न्यूज़ में बनी है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्री हो या फिर मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है आपका डिजिटल स्कैम के बारे में। तो हम साइबर सिक्योरिटी का हमारा टॉपिक रहता है इंटरनल सिक्योरिटी में, तो उसमें हमें डिजिटल स्कैम को भी देखना होता है। तो डिफरेंट तरह के डिजिटल स्कैम होते हैं, जैसे आपका इम्पर्सोनेशन स्कैम होता है, फिर फिशिंग होता है, फिर आपका फेक ऐप का स्कैम होता है, फिर लॉटरी स्कैम होता है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता है। तो ये सभी स्कैम क्या करती है, हमारी जो इलिटरेट पॉपुलेशन है या फिर जो डिजिटली इलिटरेट है या फिर जो आपके सीनियर सिटीज़न हैं, इनको ज़्यादा टारगेट करती है। और इसके वजह से क्या हमें झेलना पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी के ऊपर, फाइनेंशियल लॉस देखा जाता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखा जाता है, क्योंकि लोगों का जो पूरा लाइफ का कमाई है वो चला जाता है, उसकी वजह से लोग एंजाइटी में आ जाता है, आइसोलेटेड हो जाते हैं, अशेम्ड फील करते हैं। ओके, फिर इसके वजह से क्या होता है, आपका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो इरोड होने लगता है। ओके, और स्पेसिफिकली वल्नरेबल ग्रुप इसमें टारगेट होते हैं और उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है आपका डिजिटल मीडियम को लेके। तो अभी जैसे गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो इसमें गवर्नमेंट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गवर्नमेंट जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि इनिशिएटिव भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सर्टिन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, तो उनका रिकमेंडेशन है वो हम मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका रिपोर्टिंग चैनल्स है, जैसे नेशनल साइबर हेल्पलाइन है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, फिर आपका साइबर सुरक्षित भारत है। ओके, फिर आपका साइबर सुरक्षा आपका साइबर सुरक्षित भारत, और कुछ एक स्वच्छता केंद्र बोल के था, तो वो भी एक इनिशिएटिव है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हमें एग्ज़ाम में मेंशन करना होता है।
इसी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है वो इसमें मेंशन कर दिया गया है। एक मॉडल आंसर भी दे दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, और अपने ओर से लिखने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल स्पेशली जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, उसके बारे में आया है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आपको सेबी के बारे में पर्टिकुलरली पूछा जाएगा, चांसेस कम रहता है, कभी पूछ भी लिया जाता है। लेकिन इन जनरल एक क्वेश्चन रहता है और अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, ओके, जैसे आपका ट्राई हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ओके, फिर आपका आईआरडीए हो गया, तो इनके जो भी ये जो भी इंस्टीट्यूशन है, इनके जो भी चीफ होते हैं, जिनको हम रेगुलेटर के नाम से बुला सकते हैं, तो इन रेगुलेटर का आपका अपॉइंटमेंट कैसे इंश्योर किया जाए, ओके, और कैसे इनके अपॉइंटमेंट में हम क्या करें, कैसे आपके क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट किया जाए ताकि उनका डोमेन एक्सपर्टीज हो, ओके, ताकि वो क्या कर सके, आपके जो भी रेगुलेशन है उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, और मार्केट में जो भी आपकी वोलेटिलिटी है, जो भी मार्केट में आपके इनसिक्योरिटीज़ है, उनको दूर कर सके, और जो इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन जनरल आपको क्या करना है, रेगुलेटर के ऊपर एक अच्छा समझ बनाना है, और उसके बाद रेगुलेटर के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रॉब्लम देखे जाते हैं, एक तो आपका ये भी कंसर्न आ जाता है कि जो रेगुलेटर होते हैं उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस होता है, उसको मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर डोमेन एक्सपर्टीज कम देखा जाता है, उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत लैकिंग देखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में जो लैकिंग है उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, ओके। तभी क्या है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आपका पाया जा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर किया जा सकता है, और जो भी स्कैम है उसको कम किए जा सकते हैं। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इसमें हमने मेंशन कर दिया है, ओके। और इसमें जो आपके एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो ऐसे तो क्या है, हमारे जो भी फाउंडेशनल कोर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी, फिर आपका स्टैंडर्ड बुक और जो भी वैल्यू एडिशन है वो हम करके एक किताब उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप जैसे आप हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी हम गाइड करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो आपको पढ़ना क्या है, आप जब भी एनसीईआरटी इस टॉपिक रिलेटेड आपको इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है, ओके। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी ऑटोनॉमी, ओके, तो इन चीज़ों को समझने के लिए क्या है, आपका क्लास 11-12 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसको पढ़ना है, ओके। फिर आपका इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो 11-12 का जो आपका बुक है उसको पढ़ना है, ओके। फिर मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है क्लास 11 से। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें आपको फाउंडेशनल लर्निंग मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पढ़ना ही है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो ये किताबें आपको स्किप करनी है। कोई चीज़ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तभी आप इन चीज़ों को पढ़ें। बाकी तो ये जो भी पीडीएफ है बहुत हॉलिस्टिक है, इसमें हम आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी बता रहे हैं, फिर न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है उसको भी बता रहे हैं, फिर आपके ओवरऑल रेगुलेटरी एजेंसी ऊपर भी क्या रेगुलेटरी एजेंसी के बारे में भी बता रहे हैं, फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है फॉरेन फंडिंग के बारे में, कि कैसे आपका फॉरेन फंडिंग होता है। तो इसमें फॉरेन फंडिंग में स्पेशली यूएस एड के बारे में कहा गया है। तो यूएस एड का एक प्रोविजन है जो जिसमें यूएस क्या करती है, डिफरेंट अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन को, जो अफ्रीका में है, एशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्पेशली एजुकेशन में, हेल्थ में, ओके, अर्बन डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी क्या होता है, इसमें यूएस एड के बारे में आया है, लेकिन ओवरऑल हमें फॉरेन फंडिंग समझना है। तो अभी ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर में आपका यूएस एड के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसमें चांसेस कम है। मेंस का बारे में बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है कि यूएस एड क्या है, लेकिन मेंस में क्या है, यूएस एड ना पूछ के आपको इन जनरल पूछ लिया जाएगा कि आपका जो फॉरेन फंडिंग होता है उसकी क्या आपके बेनिफिट है और क्या चैलेंजेस है। तो बेनिफिट में हमने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद होता है, स्पेशली आपके जो पोर कंट्री है या फिर जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। लेकिन इसका एक
नेगेटिव साइड क्या है कि ये जो भी फॉरेन फंडिंग होती है उससे क्या होता है आपका जो जैसे अभी यूएस क्या करती है, इंडिया के वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भी फंडिंग करती है। तो अभी जो फंडिंग करने वाली थी उन्होंने वो कैंसिल कर दिया है। तो ये अभी जो वोटर टर्नआउट है या फिर जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, इन चीज़ों में अगर फॉरेन फंडिंग होने लगे तो हमारा क्या होगा, डेमोक्रेसी में आपका बाहरी इंटरफेरेंस देखा जाएगा। इससे क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस, हमारा सोवरेनिटी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। ओके, हमारे गवर्नेंस में, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में एक आपका बुरा असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि फॉरेन फंडिंग ठीक है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना, पॉलिटी में इंटरफेरेंस करना, पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेरेंस करना, ये सभी चीज़ें देश की सोवरेनिटी को और इंडिपेंडेंस को चैलेंज करती है। तो वो साइड आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इन फ्यूचर क्या है, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से क्या है इसमें क्वेश्चन मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें अभी आपको देखिए इस टॉपिक में पढ़नी क्या होती है। वाइल डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन यूएस एड मे बी रेयर, तो रेयर है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रेयर है, कभी पूछ लिया जा सकता है। लेकिन इन जनरली क्या पूछा जा रहा है अब तक, वो है आपका फॉरेन फंडिंग के बारे में, कि आपका डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन फंडिंग ऑन या फिर फॉरेन एड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो इसका बेनिफिट जिस तरह से है उसी तरह से इसका रिस्क भी है। तो ये दोनों पहलुओं को हमें समझना होगा और एक बैलेंस आंसर करना होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है आपके जो G20 का आपका फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल का जो मीट चल रहा है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, उसको लेके। तो अभी ये जो G20 का मीटिंग है इसको बॉयकॉट किया है बाय यूएसए। ओके, क्यों बॉयकॉट किया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आईसीसी में इजराइल के खिलाफ जीनोसाइड का मामला दर्ज करवा दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी क्या है, यूएसए का जो यूनिलैटरल डिसीजन है वो क्या कर रही है, जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको डाइल्यूट कर रही है, जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रही है, जो क्या है आपके डेवलपिंग नेशंस के लिए, अंडर डेवलप नेशंस के लिए, स्पेशली आपके जो साउथ में है उनके लिए ये सही नहीं है। तो इसमें अभी जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय एमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक, या फिर एमर्जिंग कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, आपका फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, उसके बारे में ये आर्टिकल ओवरऑल बात करता है कि हमें जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको बचा के रखना है। अभी यूएसए का जो भी एक्शन है वो बहुत यूनिलैटरल है, वो चाहे आपका पैलेस्टाइन और रशिया का इशू को ले, पैलेस्टाइन और आपका इजराइल का इशू को लेके हो, फिर रशिया यूक्रेन का जो इशू है उसको लेके हो। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, काउंटर करना है। जो भी डेवलपिंग नेशंस है, जो G20 में है, ब्रिक्स में है, एससीओ में है, इनको ये चीज़ें काउंटर करनी है और एक मल्टीलैटरलिज्म का जो आइडिया है उसको संजो के रखना है। जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें आपका डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंश्योर करना है ग्लोबल गवर्नेंस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात करता है रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। तो अभी हाल ही में क्या है आपकी झड़प देखी गई एलओसी में, तो इसके रिगार्डिंग अभी ये आर्टिकल आया है। तो अभी इसमें क्या है, ये जो झड़प है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो भी सीज़ फायर वायलेशन देखा गया है वो अभी जो एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये अभी क्या कर देता है, हमें सारी चीज़ों को रिवाइज करने में मजबूर करता है कि हमें जो भी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन का एंगल है, ओके, इसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है, जम्मू कश्मीर को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, फिर आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके कन्फ्लिक्ट है, फिर आपका इलिशिट आर्म ट्रेड्स को लेके, ड्रग्स को लेके कन्फ्लिक्ट है। तो इन चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी हो जाता है कि कन्फ्लिक्ट क्या है और इसका पॉसिबल सल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, कैसे नेगोशिएशन किया जा सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म आपका डिप्लोमेटिक सल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है और इसमें आपका मॉडल आंसर भी दिया गया है। तो अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग इंडियन लैंग्वेजेस। तो कल भी हमने एक इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन देखा था, तो ये उसी का
फर्दर वैल्यू एडिशन समझ सकते हैं। तो आज भी इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर आया, इसमें स्पेशली पीएम मोदी साहब ने क्या कहा, तो वो चीज़ें क्या है अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, आपके 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, अंडर 8 शेड्यूल, और 1600 आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो इसमें अभी क्या है, जो आदिवासी लैंग्वेजेस है, जो रीजनल लैंग्वेज है, या फिर जो लोकल लैंग्वेज है, उनका आप समय के साथ देख सकते हैं कि उनका यूज़ घटता जा रहा है, और ये लैंग्वेज जो अपना एक आइडेंटिटी है वो खोते जा रहे हैं। तो लैंग्वेज अगर अपना जो एसेंस है वो खो देगी, अगर लैंग्वेज आपका लैंग्वेज डाइल्यूट हो जाएगा या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, इससे आपका कल्चर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर, हमारे डाइवर्सिटी के ऊपर क्या है, एक बुरा असर पड़ेगा। तो कैसे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ओके इसके लिए क्या आप पॉसिबल मेजर सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में कहा गया है। तो उसमें इन 3 लैंग्वेज फार्मूला में एक लैंग्वेज क्या है, मदर टंग भी है, कि बच्चों को जो हम प्राइमरी प्री प्राइमरी प्राइमरी लेवल में आपका मदर टंग में एजुकेशन दे, ताकि जो भी डिफरेंट लैंग्वेज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। फिर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको भी डेवलप किया जा सकता है, और उससे क्या है, ये जो भी लैंग्वेजेस है उनको प्रोटेक्ट की जा सकती है, ओके। फिर ये जो भी लैंग्वेजेस है इनका चर्चा होना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके लोकल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज में जो भी लिटरेचर है उसको डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि भाषा को प्रिजर्व करके रखा जा सके, हमारा डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें पॉसिबल क्वेश्चन भी हमने इसमें मेंशन किया है, और आंसर भी दिया है, मॉडल आंसर आउटलाइन दिखा दिया कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है कि जो एमर्जिंग इंडिया एज एन एमर्जिंग ग्लोबल पावर हाउस। तो अभी इंडिया एमर्ज कर रहा है, लगभग हमने आपके डिफेंस के सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, इन सेक्टर में हमने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की है, और लगभग हम अभी इकोनॉमी में 5वें रैंक में हैं, और इनोवेशन के इंडेक्स में भी हमारा रैंक अच्छा है। तो अभी इन चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ओके अब इंडिया को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने के लिए हमारे देश में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी को फिर डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। तो स्पेशली ये लीडरशिप जो है उसको डेवलपमेंट करने में, ह्यूमन कैपिटल जो है उसको डेवलपमेंट को लेके ये फोकस करता है। तो इन फ्यूचर ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कैसे हम विजनरी लीडरशिप, ओके आपके कैसे ह्यूमन जो हमारा कैपिटल है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, और डिफरेंट फील्ड में अचीवमेंट पा सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो स्पेशली कैसे हम इफेक्टिव लीडरशिप दे सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ला सकते हैं, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और फिर देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर होगा, ओके और हम जो हमारा गोल है विकसित भारत वो हम अचीव कर पाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन भी दे दिया गया है और आंसर भी दिया गया है, तो आप अपने ओर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जबकि मेंस अभी समय है मेंस को आने में, लेकिन आप डेली 1-2 आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी है इसमें आपको जो भी मटेरियल है वो प्राप्त हो गया है, और इसको पढ़ के आप अपने ओर से लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसको कॉपी मत कीजिएगा, ओके बस आउटलाइन को देख के समझ के अपनी ओर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है, स्पेशली अभी एससी के जज साहब जो है बीवी नागरत्ना जी ने ये कहा है, एक आपका डायरेक्टिव दिया है कि हमारा जो एजुकेशन है उसमें क्या करना है, हमें जेंडर सेंसिटिविटी को डेवलप करना है, सेक्सुअल इक्वालिटी के बारे में पढ़ाना है। स्पेशली आपके प्री प्राइमरी प्राइमरी लेवल में आपका सिलेबस को ऐसे ओरिएंट करना है ताकि आपका जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर बायसनेस है उसको दूर किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी लाई जा सके। क्योंकि आप देखिए एक बुज़ुर्ग इंसान के अंदर या फिर एक मैच्योर्ड इंसान के अंदर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, उनका एटीट्यूड चेंज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन वही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के ज़रिए एकदम टेंडर एज में ही उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि छोटे से ही बच्चों के अंदर क्या होता है, फैमिली, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट, ये
बिलीफ सिस्टम को सेटअप कर देती है। और बिलीफ सिस्टम से क्या होता है, हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, और एटीट्यूड के हिसाब से ही हमारा बिहेवियर होता है। तो इसीलिए हम क्या देख सकते हैं, जेंडर बेस्ड आप वायलेंस देख सकते हैं अगेंस्ट वुमेन। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए छोटे से ही बच्चों को ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने का व्यवस्था करना होगा। इक्वालिटी उनके जहन में डालना होगा, उनके साइकोलॉजी में इक्वालिटी, फिर आपका सोशल जस्टिस, इन चीज़ों को सिखाना होगा ताकि आपका ये जो भी सेक्सुअल इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सके। तो इसीलिए क्या है, आपके अभी ये एथिक्स पेपर जो है जीएस पेपर 4 में, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एजुकेशन का क्या रोल है लोगों के एटीट्यूड फॉर्मेशन में, बिहेवियरल चेंज में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर फैमिली का भी क्या रहता है, एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि एक बच्चे का फॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल फॉर्मेशन में आपका एजुकेशन और फैमिली का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, और उसमें भी एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। तो एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में कहा गया है कि सिलेबस में जैसे एनवायरनमेंट चैप्टर मैंडेटरी कर दिया गया है ताकि हम एनवायरनमेंट के तरफ रेस्पॉन्सिबल बने, एनवायरनमेंट को हम हार्म ना करें। तो उसी तरह से क्या है, आपका सेक्सुअल इक्वालिटी के बारे में भी सिलेबस में मेंशन करना होगा। तो लोगों के अंदर क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, लोग रेस्पॉन्सिबली बिहेवियर करेंगे बड़े होकर के। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें दी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और इसके साथ मॉडल आंसर भी दे दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है अबाउट ए रिकॉर्ड ऑफ, जस्ट अ मिनट, तो अ रिकॉर्ड 6.5 लाख ओलिव रेडली टर्टल रिच ओडिशा बीच फॉर मास नेस्टिंग। तो मास नेस्टिंग हुआ है बाय ओलिव रेडली टर्टल, और ये कहाँ हुआ है, ऋषिकुल्या बीच, जो आपके गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में। तो अभी इसमें क्या है, स्पेशली ये आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेटेड टॉपिक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करना है, फिर आपका ओलिव रेडली टर्टल का जो ये मास नेस्टिंग का समय होता है, इस समय हमें जो बीच है उसको कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, कैसे ह्यूमन एनक्रोचमेंट से इनको बचाना है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसी के साथ हमें क्या करना है, बाकी जो हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं वो भी हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही जनरल सेंस में दिया गया है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इको टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, बायोडाइवर्सिटी भी बचेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जाएगा, स्पेशली लोकल कम्युनिटीज़ का। तो उस रिगार्डिंग ये क्वेश्चन दिया है। फिर आपका ये इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया। तो कैसे गवर्नमेंट ने इफेक्टिव इनिशिएटिव या फिर पॉलिसीज ली है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें आप क्या है, ऑपरेशन ओलिविया दिखा सकते हैं, जो ओलिव रेडली टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है। ओके, तो ये जो भी अभी केस है ये आप केस स्टडी के तौर पे देख सकते हैं या फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो इसीलिए क्या है, ऐसे आर्टिकल को भी हमें क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है। और ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि मास नेस्टिंग कहाँ किया जाता है बाय ओलिव रेडली टर्टल। तो ऋषिकुल्या बीच इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मेंस में भी ये कंजर्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एमिड ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम ड्रोन आर्मी टू स्ट्रेंथन इट्स एयर डिफेंस। तो अभी क्या है, रिसेंट में आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से आपका ड्रोन का बहुत सारा इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे एक नेशन दूसरे नेशन को, जो एनिमी नेशन है वो उनको अटैक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। तो इसमें अभी हमारा जो देश है तो घिरा हुआ है दुश्मनों से, जैसे इधर पाकिस्तान है, फिर आपका चाइना है। तो इनसे हम स्पेशली पाकिस्तान से ड्रोन अटैक हम इन फ्यूचर देख सकते हैं। और रिसेंटली भी देखा गया था कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन
आया था। तो इन ड्रोन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। तो इसमें स्पेशली आपके DRDO कैसे रोल प्ले कर रही है, कैसे डिफरेंट मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर ओके फ्रॉम ड्रोन अटैक। तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। तो कैसे ऑपरेशनल रेडीनेस किया जा रहा है, फिर इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस की और कैसे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगी। फिर आपका इसमें मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है और आंसर भी मेंशन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें जजेस डायलामा। तो अभी कल जो एक आर्टिकल देखा था, शायद आपको याद होगा कि जो आपका लोकपाल ने हाई कोर्ट को अपने दायरे में ले लिया था कि लोकपाल क्या कर सकेंगी, करप्शन जो चार्जेस है जो लगेंगे जज के ऊपर, तो उनको वो ट्रायल कर सकेंगी या फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकेंगी। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे ये जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। ओके तो क्यों स्टे लगाया है, क्योंकि आपका जो जुडिशरी है उसका ऑटोनॉमी को ये वायलेट करेगा। क्योंकि लोकपाल क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में अगर इंटरफेरेंस होगा तो जुडिशरी का जो ऑटोनॉमी है वो वायलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक मुद्दा ये भी है कि फिर जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जाएगा, जुडिशरी में कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किया जाएगा। क्योंकि आपका बहुत सारे एलिगेशंस डिफरेंट समय में लोअर जुडिशरी में लगते हुए देखने को मिला है। करप्शन के चार्जेस या करप्शन का जो एलिगेशन, नॉट चार्जेस, एलिगेशन देखने को मिले हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट इरोड होता है। तो पब्लिक का ट्रस्ट को आपका स्टैब्लिश करने के लिए जुडिशरी में, स्पेशली आपका लोअर जुडिशरी में, हाई कोर्ट लेवल पे आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको बैलेंस करना है विथ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ऐसा ना हो कि आपका उनके ऊपर जो भी एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा वो उनका जो ऑटोनॉमी है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इधर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना है। तो इसके लिए क्या करना है, डिफरेंट मैकेनिज्म लेने होंगे। जैसे हमने कल यूएस का मैकेनिज्म देखा था, यूके का मैकेनिज्म देखा था कि कैसे वहाँ पे सिस्टम है कि जुडिशरी में ही इन हाउस मैकेनिज्म है या फिर डिफरेंट आपके जुडिशियल बॉडीज़ बनाई गई है जो क्या करती है, जुडिशरी के ऊपर आपके चेक रखती है। ओके तो वैसा कुछ सिस्टम हमारे देश में भी डेवलप करना होगा ताकि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और बैलेंस किया जा सके विथ जुडिशियल आपका इंडिपेंडेंस। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग केस बैकलॉग। तो हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था कि हमारे देश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। मैंने 4.6 करोड़ बोला था लास्ट टाइम, तो ये लगभग आप 5 करोड़ ही पकड़ लीजिए। तो 5 करोड़ केस हमारे देश में क्या है, पेंडिंग है। तो ये पेंडिंग केसेस की वजह से क्या होता है, आपका जस्टिस में डिले हो जाता है और जस्टिस डिले होने से क्या होता है, जस्टिस डिनाई हो जाता है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी के ऊपर इरोड हो जाता है। तो जस्टिस लोगों का क्या है, हक है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन इतने बैकलॉग की वजह से अभी सभी लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। लोग क्या है, जस्टिस की आशा में फाइनली लोगों का डेथ भी हो गया है, लोगों का केस बहुत सालों से चल रहा है। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए क्या है, जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट का मेकैनिज्म है, जैसे ग्राम न्यायालय का जो व्यवस्था है या फिर जो लोक अदालत का सिस्टम है, तो इन चीज़ों को और क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, रोबस्ट बनाना है, ताकि जो भी बैकलॉग है, जो भी पेंडिंग है, उनको सॉल्व किया जा सके और लोगों को जस्टिस सर्व किया जा सके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके तो इसी के साथ हमने आपका ये सभी चीज़ें कैसे लिंक्ड है वो भी बता दिया है। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग साउदर्न डिस्कम्फर्ट। तो कल जो एक आर्टिकल हमने देखा था कि यूजीसी का जो नया रूल आया है, तो उसमें क्या है, अभी यूजीसी क्या करेंगी, यूजीसी का कमेटी होगा, सिलेक्शन कमेटी, और वो कमेटी क्या करेंगी, आपका कॉलेजेस में प्रोफेसर को अपॉइंट करेंगी। तो
तो उसमें अभी क्या होगा, ये स्टेट का जो आपका एक ऑटोनॉमी होता है यूनिवर्सिटी को लेके, वो इरोड हो रहा है, और सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, आपका एक पावर टसल देखा जा रहा है। स्टेट की ऑटोनॉमी इरोड हो रही है, जबकि आपका जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन है आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटी का, फिर जो सैलरी पे करना होता है, पेंशन पे करना होता है, ये सभी खर्चे स्टेट उठाते हैं, लेकिन स्टेट का डिसीजन मेकिंग में जो रोल है वो कम कर दिया गया है। तो ये चीज़ें क्या है, इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। तो स्पेशली जो यूजीसी का न्यू गाइडलाइन है वो भी पूछा जा सकता है, प्लस इसमें आपका ओवरऑल सेंटर और स्टेट के बीच में जो फ्रिक्शन है, फेडरलिज्म के जो इश्यूज़ है वो भी पूछे जा सकते हैं। ओके, और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो गवर्नर को लेके और स्टेट गवर्नमेंट को लेके जो एक टसल रहता है, वो भी हमने देखा था साउदर्न स्टेट के साथ, स्पेशली आपके तमिलनाडु के साथ। ओके, ये फिर केरला के साथ। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ओवरऑल एक क्वेश्चन बन सकता है कि फेडरलिज्म में कौन कौन से चैलेंजेस देखी गई है, या फिर कॉम्पैटिव फेडरलिज्म क्या है। ओके, या फिर स्पेसिफिकली भी पूछ लिया जा सकता है अबाउट यूजीसी जो गाइडलाइन है, कि वो कैसे आपका फेडरलिज्म को इरोड कर रही है और सेंटर को ज़्यादा पावर दे रही है, स्टेट का पावर इरोड कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आज का आखिरी आर्टिकल था। तो आज मुझे शूट करने में थोड़ा लेट हो गया, और तो कल मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी कर पाऊँ इन चीज़ों को। ओके, और आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट नए आर्टिकल के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।